लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में, अपनी आंसर राइटिंग टेक्निक में इनकॉर्पोरेट करो तो आपको 10 से 15 मार्क का जंप मिल सकता है। अगर आप 100 या 105 के आसपास भटक रहे हो GS2 या GS4 में, तो हाउ कैन यू जंप टू 125, 135? ठीक है, तो कैसे हम अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। तो मैं इंट्रोडक्शन कैसा लिखूंगा, थीम के साथ जो भी वैल्यूज, रेलेवेंट वैल्यूज होती हैं उनको यूज करते हुए मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा। केस स्टडीज में हाउ कैन यू गेट 12 to 13 मार्क्स, राइट? बिकॉज यूपीएससी इज अवॉर्डिंग दीज मार्क्स। अगर 140 का हाई स्कोर आपको लेके आना है, 145 का हाई स्कोर लेके आना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टेम्पलेट फॉर राइटिंग एथिकल इश्यूज। यानी कि ये अपने ऑप्शंस का जो इवैल्यूएशन है ना, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं। GS2 में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप अपने मार्क्स को 10 नंबर या 15 नंबर से बढ़ा पाओ। अगर आप 20 सितंबर को मेंस का एग्जाम लिखने वाले हो तो नेक्स्ट 15 मिनट्स विथ मी इज गोइंग टू बी वेरी रेलेवेंट फॉर यू, जिससे आप अपने GS सब्जेक्ट्स में 15 से 20 मार्क्स का जंप ला सकते हो। इन द लास्ट मिनट आपको सब कुछ रिवाइज करना होता है जो कि आप पिछले 1 साल में पढ़े होते हो, और इस समय अगले 2 से 3 दिन में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ सकते। लेकिन फिर भी अगर कुछ चीजें आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में, अपनी आंसर राइटिंग टेक्निक में इनकॉर्पोरेट करो तो आपको 10 से 15 मार्क का जंप मिल सकता है। और ये मैं ऐसे कह रहा हूं कि हमारे स्मैश मीन्स में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी IPS या IRS हैं और रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, राइट? सो क्विकली कमिंग ऑन टू द फर्स्ट लाइन, और ये समझते हैं कि कैसे हो सकता है। तो सामने स्क्रीन पे आपको 2 मार्कशीट दी हुई हैं, ये दोनों रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं 2023 के, राइट? और आप इस मार्कशीट में अगर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखोगे तो GS2 और GS4 में यूपीएससी सबको नहीं कह सकते हैं, यूपीएससी GS2 और GS4 में अच्छे मार्क्स दे रहा है। और वहीं आप देखो तो GS1 और GS3 में यूपीएससी मार्क्स बहुत कम अवार्ड कर रहा है। इवन टू दीज एस्पिरेंट्स जिसने 1007 नंबर पाए हैं, अगर 1007 नंबर जो पाता है वो आप समझ लो टॉप 59 के अंदर होता है, और जो 991 मार्क्स पा रहा है समझ लो आप वो 150 रैंक के अंदर हो, राइट? तो क्या इन लोगों ने GS1 और GS3 की तैयारी नहीं की होगी? डेफिनेटली अच्छे से की होगी, बट यूपीएससी इज स्केलिंग डाउन द मार्क। ठीक है, इतना समझने के बाद ये समझते हैं कि जब यूपीएससी GS2 और GS4 में मार्क्स अगर बढ़ा के दे रहा है और अच्छे मार्क्स अवॉर्ड कर रहा है, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम यहाँ पे एक हाई स्कोर पा पाए? अगर आप 100 या 105 के आसपास भटक रहे हो GS2 या GS4 में, तो हाउ कैन यू जंप टू 125, 135? इसको क्विकली आज समझते हैं अगले 10 से 15 मिनट के इस वीडियो, राइट? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट मिनट में आप क्या अपने GS2 और GS4 में ऐसा कर सकते हो जिससे आप हर एक पेपर में 10 से 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट कर पाओ। तो GS4 को एक बार देखते हैं कि GS4 में जो सबसे जो हाईएस्ट स्कोर गया है लास्ट टाइम 2023 का, वो AIR1 का गया है 143 मार्क्स, राइट? यूपीएससी 143 मार्क्स अवार्ड कर रहा है इथिक्स पेपर में, ठीक है? अगर आप इथिक्स पेपर का सेटअप देखो तो 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट? और जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो आपके कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 6 आपकी केस स्टडी होती है, ठीक है? जनरली जो भी मैंने इन 3 महीनों में अपने स्टूडेंट्स के साथ जो काम किया है, जो कि अभी मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इस पर्टिकुलर पार्ट में। यानी कि उनको कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है और केस स्टडी वाले सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, राइट? अगर आप एक बार ये समझने की कोशिश करो कि यूपीएससी मार्क्स कैसे अवॉर्ड कर रहा होगा GS पेपर 4 में, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस आल्सो कि ये सारे क्वेश्चन 10 मार्कर के होते हैं, और आपको पता होगा कि 50% से ज्यादा यूपीएससी मार्क्स अवॉर्ड नहीं करता 10 मार्कर क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो आप अगर 13 क्वेश्चंस में 5 मार्क्स के हिसाब से अगर मार्क्स पाते हो तो गेट 65 मार्क्स, राइट? और 145 या 143 जैसा स्कोर लाना है जैसे, यानी कि नेक्स्ट 75 मार्क्स और लाने हैं, तो वो आपको केस स्टडी के थ्रू ही आएगा। गेटिंग दिस और नॉट, राइट? तो अगर आप ये देखो तो केस स्टडी से अगर आप इसको डिवाइड करो, 75 मार्क्स को अगर 6 से डिवाइड करो तो यू विल गेट अराउंड 2.5 12.5 मार्क्स, राइट? यानी कि यूपीएससी 12 से 13 मार्क्स तक केस स्टडीज में अवॉर्ड कर सकता है, राइट? एंड दोज एस्पिरेंट्स जो अभी केस स्टडी में 10 या 9 नंबर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दे कैन इंक्रीज देयर मार्क्स टू 12 और 13 बाय वाचिंग दिस वीडियो, जो कि मैं आगे अभी डिस्कस करने वाला हूं, राइट? अगर आप देखोगे तो केस स्टडी में यूपीएससी आपको 65%
तक के मार्क्स दे रहा है, राइट। अगर आप 13 मार्क्स पाते हो इट्स बिकम 65%, राइट। लेकिन क्वेश्चंस में आपको 5 नंबर से ज्यादा नहीं मिलते, मैक्सिमम आपको 5.5 मिल जाएंगे, राइट। तो इसको समझते हुए हम ये समझते हैं कि केस स्टडी में हमारे पास ज्यादा स्कोप है मार्क्स को अचीव करने का, ठीक है। और अगर हम कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में जहां पे बाकी सारे एस्पिरेंट जो है बिलो एवरेज आंसर लिख देते हैं, राइट, दे डोंट अंडरस्टैंड दी कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, अगर उसको ठीक कर लें और इसको ठीक कर लें तो वी विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 120 मार्क्स, राइट। आप 140 का भी स्कोर अचीव कर सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे हम अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। तो क्या हमारे पास कोई टेम्पलेट है, कोई पैटर्न है जिसके बेस पे हम अपनी चीजों को स्ट्रक्चरली इतना अच्छा कर लें कि हम एबव एवरेज मार्क्स पा पाए, राइट। समझते हैं। तो कभी भी आपके पास ऐसे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना जरूर है। हम जनरली इस वाले पार्ट को मिस कर देते हैं पढ़ना, राइट। हम जनरली जो है इस वाले पार्ट को पढ़ना मिस कर देते हैं। अगर आपको ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है व्हाट डज ईच ऑफ दिस कोटेशन कन्वे टू यू, आपको क्या इससे समझ में आता है और प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका रेलेवेंस है, राइट। दीज आर द टू पर्सपेक्टिव जिससे आपको इन कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए आंसर करना है, राइट। तो एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं और समझते हैं कि कैसे आप इनको लिख सकते हो। क्या हमारे पास कोई टेम्पलेट है, क्या हमारे पास कोई एक फ्रेमवर्क है कि हम फ्रेमवर्क ड्रिवन होके जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और एक एबव एवरेज मार्क्स को लाके लेके आ पाए, राइट। अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला जो कोटेशन है आपका कि आवर ग्रेटेस्ट एबिलिटी एज ए ह्यूमन इज नॉट टू चेंज द वर्ल्ड बट टू चेंज आवरसेल्फ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना क्वेश्चन की थीम पता करनी है, इस कोटेशन की थीम पता करनी है कि क्या बोलना चाह रहा है महात्मा गांधी, क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। फाइनली क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आप देखो फिर से पढ़ो मेरे साथ, तो यहां लिखा हुआ है कि आवर ग्रेटेस्ट एबिलिटी एज ह्यूमन इज नॉट टू चेंज द वर्ल्ड, हमको हमारी जो ग्रेटेस्ट एबिलिटी है वर्ल्ड को चेंज करने की नहीं है बट टू चेंज आवरसेल्फ। फाइनली महात्मा गांधी आपको ये बोल रहे हैं कि अपने आप को चेंज करो, दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको इस क्वेश्चन का इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना है तो हाउ वुड यू गो फॉर इट, लेट मी टेल, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन में आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट कि आपको थीम लिखना होता है, राइट। और अगर आप इस कोड को पढ़ते हो तो आपको फाइनली पता चलता है कि क्वेश्चन की थीम ये है, यानी कि आप अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि महात्मा गांधी फाइनली बोलना क्या चाहते हैं आपको, राइट, कि अपने आप को चेंज करो। तो वट एवर द वैल्यूज दैट आर रेलेवेंट, चेंजिंग आवरसेल्फ से रिलेटेड जो भी वैल्यूज हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कोड को एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में। थीम से रेलेवेंट वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हुए आपको इंट्रोडक्शन में कोड को एक्सप्लेन करना है। अभी मैं दिखाता हूं कैसे। क्या रेलेवेंट वैल्यूज हो सकती हैं चेंजिंग आवरसेल्फ से, इसको यहाँ पे एक बार इरेज करता हूं। चेंजिंग आवरसेल्फ का मतलब क्या हो सकता है कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है, कमिटमेंट टू ग्रोथ की बात हो रही है, ठीक है, कि आप अपने आप को चेंज करिए। सो दोज वैल्यूज एज अ कीवर्ड यू कैन यूज व्हाइल दोज रेलेवेंट वैल्यूज यू कैन यूज हियर, राइट। रेलेवेंट वैल्यूज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कोड इन द इंट्रोडक्शन। तो अगर आप थीम से रिलेटेड वैल्यूज को डालते हैं यहाँ पे तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, rather than just explaining the code in your language which will only signify कि आप पैराफ्रेज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बॉडी कैसे लिखनी है, बॉडी में हमेशा आपको दो पार्ट लेके जाना ही जाना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कैसे कर सकते हैं बॉडी को दो पार्ट में, राइट। तो थीम क्या थी, चेंज आवरसेल्फ। तो पहला आप जो डिमांड बनाएंगे बॉडी में कि चेंजिंग आवरसेल्फ वुड चेंज द वर्ल्ड, थीम को रेलेवेंट, थीम के साथ ही कंसिस्टेंट होकर पहली डिमांड को आप बनाइए, राइट। चेंजिंग आवरसेल्फ वुड चेंज द वर्ल्ड, राइट, वुड चेंज द वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अंदर आप दो चार पॉइंट जो भी आपको आते हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा डिमांड आप क्या बना सकते हैं कि ट्राई टू थिंक एंटीथेसिस ऑफ दिस होल स्टेटमेंट इफ पॉसिबल, ठीक है। ट्राई टू थिंक एंटीथेसिस ऑफ दिस होल स्टेटमेंट पॉसिबल, राइट। क्या, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो भी कोट ये कहा था 100 साल पहले कहा था, राइट। और आज की डेट में डेफिनेटली ये रेलेवेंट है बट हर जगह पे रेलेवेंट नहीं है, यानी कि चेंजिंग द सराउंडिंग्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द चेंज इन इंडिविजुअल, चेंजिंग सराउंडिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग द चेंज इन इंडिविजुअल, राइट। तो ऐसे आप दूसरी हेडिंग बना सकते हो, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग, दिस इज द सेकंड हेडिंग, और इसके अंदर एक दो पॉइंट, तीन पॉइंट जो भी आपको आता है वो लिखना है। फिर कंक्लूजन में आपको एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट के थ्रू
कंक्लूड करना होता है अपने आंसर्स को, राइट? आर यू गेटिंग दिस? तो हमने क्या यहाँ पे फ्रेमवर्क डिस्कस किया इसका, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, लेट मी इरेज इट फॉर यू, कि आपको जब भी एक कोड बेस्ड क्वेश्चन आए, आपको सिंपली उस क्वेश्चन की थीम को पता करना, ठीक है? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज कि आप थीम को कैसे पता कर सकते हो? इंट्रोडक्शन में जो आपको थीम लिखनी होती है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो अपने आप से कि कोड फाइनली क्या कहना चाहता है, चेंजिंग आवरसेल्फ। नाउ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स, यूजिंग द वैल्यूज रिलेटेड टू द चेंजिंग आवरसेल्फ, उसको वैल्यूज को यूज करते हुए आपको कोड को एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में, राइट? नाउ बॉडी में आपको थीम जो पकड़े थे आपने, थीम से रिलेटेड ही कंसिस्टेंट होके आपको डिमांड 1 बनानी है, ठीक है? डिमांड 1 बनानी है। आपको एंटीथेसिस ऑफ द होल स्टेटमेंट सोचना है, दिस इज डिमांड 2, और देन आपको कंक्लूड करना है विद बैलेंस्ड आर्गुमेंट, राइट? बैलेंस्ड आर्गुमेंट, बैलेंस्ड आर्गुमेंट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि चेंजिंग आवरसेल्फ वुड चेंज द वर्ल्ड कैसे। अगर आपको यहाँ पे बात करनी है कि चेंजिंग आवरसेल्फ, डिमांड 1 बात करनी है कि चेंजिंग ऑफ आवरसेल्फ वुड चेंज द वर्ल्ड कैसे होगा, तो अगर आप देखें तो आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको एड्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो अशोका आफ्टर कलिंगा वॉर, राइट, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंज विद इन हिम, राइट? अगर आप और भी एग्जांपल्स देखना चाहें तो महावीरा और बुद्धा का एग्जांपल दे सकते हैं, राइट? फर्स्ट दे चेंज देमसेल्व्स एंड देन दे चेंज द वर्ल्ड, राइट? उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आप महात्मा गांधी का एक सब एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ ही चेंज हिमसेल्फ, फर्स्ट ही इम्बाइब्ड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, राइट, एंड देन ही चेंज द वर्ल्ड, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन राइट 2 3 4 पॉइंट्स हियर। नाउ दूसरा अगर है डिमांड, क्योंकि आपको पूरा एंटीथेसिस सोचना है इसका, हाउ यू कैन एड्रेस दैट इज कि चेंजिंग वर्ल्ड या environment around us is also important because point 1, if you want to reduce poverty you have to come up with some structural changes, right? एक इंडिविजुअल के चेंज होने का आप इंतजार नहीं कर सकते। if you want to make place safe for women you have to come up with certain laws, right? आप हर एक इंडिविजुअल के कॉन्साइंस में चेंज आने का इंतजार नहीं कर सकते, राइट? दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक द एंटीथेसिस, द फर्स्ट, ठीक है? और देन यू हैव टू कंक्लूड कि आपको एक इंडिविजुअल चेंज और कलेक्टिव एक्शन के दोनों का एक, अगर आप इंटरमिंगलिंग करके अगर आप चलते हैं आगे तो डेफिनेटली वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस टू लिव, राइट? तो अगर देखें तो somebody who is writing answer like this, there's no clear cut structure, ठीक है? ठीक है, नो क्लियर कट स्ट्रक्चर, दिस इज ओनली पैराफ्रेजिंग। यहाँ पे कोई डिमांड का सेग्रीगेशन नहीं है, थीसिस लिखा है, एंटीथेसिस लिखा है, नहीं लिखा है पता नहीं चल रहा, और कंक्लूड भी कैसे किया है ऑन द इंप्रेशन ओनली बाय द इवैल्यूएटर विल गिव यू 2 मार्क्स, खत्म कर देगा, आगे बढ़ जाएगा, यू विल नॉट रीड इट, यू डोंट हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस, ठीक है? अगर आप देखें तो आपको आंसर कुछ ऐसा लिखना होगा, लेट मी जूम इन फॉर यू, कि फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी क्या कहना चाहते हैं, हम वैल्यूज के थ्रू, वैल्यूज कौन सी, जो थीम के साथ कंसिस्टेंट है, थीम के साथ कंसिस्टेंट है, उनको यूज करके हम अपने इंट्रोडक्शन में कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? उसके बाद हम थीम को ही पकड़ के पहली डिमांड बना दिया हमने कि हाउ, ठीक है, कि कैसे हम उस चीज को यूज करके कैसे सेल्फ चेंज करके हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अशोका का एग्जांपल आप देख लेंगे, गांधी जी हिमसेल्फ, ठीक है, गांधी जी वाज आस्क्ड फ्रॉम ए मदर टू टेल हिज चाइल्ड कि आप मेरे बच्चे को शुगर छोड़ने के लिए मना करो, तो गांधी जी पहले अपने आप में उस काम को किया एंड देन ही एडवाइज द चाइल्ड टू लीव द शुगर, राइट? तो दिस इज हाउ चेंजिंग आवरसेल्फ वुड चेंज द वर्ल्ड, राइट? फर्स्ट चेंज योरसेल्फ एंड देन चेंज द वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे बात किया कि आपको नहीं, दिस यहाँ पे स्ट्रक्चरल, यहाँ पे एंटीथेसिस की बात हुई है, उसके बाद यहाँ पे बताया कि आपको कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ते हैं, लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू चेंज द सराउंडिंग्स और इंडिविजुअल को भी चेंज करने के लिए, एंड देन शी हैज वेंट ऑन टू कंक्लूड द आंसर बाय अ बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। मैं एक और एग्जांपल आपको लेता हूं और आपको उससे और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? तो अगर आप देखें तो ये जो आपका जो कोट है कि क्या कह रहा है, इट इज क्यूरियस दैट फिजिकल करेज शुड बी सो कॉमन इन द वर्ल्ड एंड मॉरल करेज इज सो रेयर, ठीक है? तो मुझे अगर इसका इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखना है तो मैं सोचूंगा कैसे, एग्जाम के उस 7 मिनट के अंदर मैं सोचूंगा कैसे? तो मैंने कोट पढ़ा और मैं ये सोचूंगा कि कोट फाइनली कहना क्या चाहता है, ठीक है? इट इज मार्क ट्वेन फाइनली क्या कहना चाहते हैं, इट इज क्यूरियस दैट फिजिकल करेज इज सो कॉमन इन द वर्ल्ड, ठीक है? फिजिकल करेज बहुत कॉमन इन द वर्ल्ड में एंड मॉरल करेज इज सो रेयर, फाइनली ही वांट टू से दैट कि मॉरल करेज सोसाइटी में बहुत रेयर है। नाउ दिस इज माय थीम, दिस इज माय थीम, राइट? तो मैं इंट्रोडक्शन कैसा लिखूंगा, थीम के साथ जो भी वैल्यूज, रेलेवेंट वैल्यूज होती हैं उनको यूज करते हुए मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? कोड को एक्सप्लेन करूंगा।
मॉरल करेज इज रेयर। ये मॉरल करेज का मतलब क्या हो गया? फॉर्टिट्यूड हो गया, राइट? आपके अंदर फॉर्टिट्यूड होना चाहिए, थोड़ा सा कंपैशन होगा, तभी इंपैथी होगी, तभी आप एक मॉरल स्टैंड ले पाएंगे, राइट? सो ऑल दीज वैल्यूज का यूज करके मैं अपने कोड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक। बॉडी में मैं दो पार्ट में डेफिनेटली लिखूंगा, मैं एक पार्ट के अंदर नहीं लिखूंगा कभी भी आंसर को। मैं बॉडी में दो डिमांड को बनाऊंगा ही बनाऊंगा। पहला डिमांड मेरा थीम के साथ ही कंसिस्टेंट रहेगा कि मॉरल करेज इज रेयर इन द सोसाइटी बिकॉज, ठीक है? मॉरल करेज इज रेयर इन द सोसाइटी बिकॉज, उसके नीचे मैं 2 3 4 पॉइंट जो भी मुझे आते हैं वो लिखूंगा। मॉरल करेज रेयर क्यों है सोसाइटी में? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एग्जांपल्स इन सोसाइटी, ठीक है? मॉरल करेज के लिए लाइक सोसाइटी में आपके पास बहुत कम एग्जांपल है जो कि पीपल जिन्होंने मॉरल करेज लिया है, राइट? दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है कि मॉरल करेज अपने साथ प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्क लेके आता है, ठीक है? ऑल्सो देयर इज अ टॉलरेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी में टॉलरेंस है अबाउट करप्शन एंड ऑल दिस थिंग्स, सो पीपल डोंट रेज वॉइस, राइट? दे डोंट रेज वॉइस, चलता है एटीट्यूड है पीपल में, सो डोंट पीपल डोंट शो देयर मॉरल करेज, राइट? सो ऑल दीज आर द रीजंस आई विल राइट हियर। उसके बाद मैं इस पूरे स्टेटमेंट का थीसिस सोचने की कोशिश करूंगा कि मॉरल करेज सोसाइटी में रेयर तो है, बट फिजिकल करेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो माय सेकंड डिमांड वुड बी फिजिकल करेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स, राइट? आपको आर्मी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म और ऑल दिस को प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड फोर्सेस, राइट? डिजास्टर रिलीफ के लिए आपको यू नीड फिजिकल करेज, राइट? फायर फाइटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? ऑल्सो इन रिलीजियस टेक्स्ट, लाइक अगर आप देखें सिख गुरुज, हाँ, तो उन्होंने भी बहुत ही एक करेज शो किया हुआ है, तो दैट इज व्हाई द फिजिकल करेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से मैं 3 4 5 पॉइंट सेकंड डिमांड में भी लिखूंगा विच इज द एंटीथेसिस, एंड तब मैं जाके एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड करूंगा कि सोसाइटी नीड्स बोथ फिजिकल एंड मॉरल करेज, राइट? तो दिस इज हाउ एक मेरे दिमाग में एक टेम्पलेट, एक पैटर्न सेट है कि मैं क्वेश्चन देखते ही इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को आंसर करूंगा। और डेफिनेटली आप मेरी बात मानिए, अगर आप इस टेम्पलेट के थ्रू फॉलो करते हैं क्वेश्चन को, तो आप डेफिनेटली 4 या 4 से एबव मार्क्स अचीव कर पाएंगे, राइट? ठीक है? तो एक अगर आप देखें तो अगेन एक इस बच्चे ने जो कि हमारा वन ऑफ द टॉपर है, इसने लिखा हुआ है कि मार्क ट्वेन इंट्रोडक्शन में उसने जो भी वैल्यूज लिखी हैं वो थीम के साथ कंसिस्टेंट है। आपको कोई भी वैल्यूज नहीं लिखनी, ठीक है? आपको कोड पढ़ा आपने, थीम के साथ अगर आप वैल्यूज को, जो भी रेलेवेंट वैल्यूज है उनको लिखेंगे ना, तो आप बहुत ही क्रिप्स और प्रिसाइज हो पाएंगे अपने इंट्रोडक्शन में, ठीक है? उसके बाद मॉरल करेज क्यों रेयर है, थीम के साथ कंसिस्टेंट बना दिया, पहला डिमांड। उसके बाद एंटीथेसिस सोचा, और क्या कहते हैं कि इन्होंने एक बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड किया। अगर आप इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। समटाइम द पीपल आल्सो कंक्लूड विद कोट। अगर आप यहां देखो तो उसने लिखा हुआ है कि आवर लाइफ बिगिंस टू एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट द थिंग्स दैट मैटर, लाइक यानी मॉरल करेज की बात हो रही है, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो विद अ कोड बेस्ड क्वेश्चन। अगेन अगर आपके सामने एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी विल बी डीलिंग विद, जो कि कोड बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि टेम्पलेट हर जगह यूज हो पा रहा है, यू विल गेट दिस फीलिंग, राइट? तो अगर मैं देखूं तो मुझे अगर इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है, तो मैं वही सेम करूंगा कि मैं पहले थीम पकड़ूंगा। इस क्वेश्चन की क्या है? थीम के साथ जो रेलेवेंट वैल्यूज हैं उनको यूज करते हुए, उनका यूज करते हुए जो रेलेवेंट वैल्यूज हैं मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा, राइट? ठीक है? तो पहला डिमांड मैं क्या बनाऊंगा? थीम के साथ कंसिस्टेंट ही। दूसरा डिमांड एंटीथेसिस बनाऊंगा। तीसरा मैं कंक्लूड करूंगा बैलेंस्ड आर्गुमेंट के साथ, या कुछ स्टैंड भी मैं ले सकता हूं, इट्स नॉट नेसेसरी, या कोड का भी यूज कर सकता हूं, राइट? ठीक है? तो अगर आप देखो तो क्या कह रहा है? ऑल्दो नॉट ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड बट मोस्ट स्टूपिड पीपल आर कंजर्वेटिव, जीएस मिल ने ऐसा बोला, ठीक है? यानी कि इसमें ये जो क्वेश्चन है पहले ऊपर वाले दो क्वेश्चन से अलग है। अगर आप माने कि ये क्वेश्चन अगर थीसिस है तो ये वाला आर्गुमेंट इसका जो है एंटीथेसिस हो जाएगा, ठीक है? अगर थीसिस है तो इसका एंटीथेसिस हो जाएगा। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में, इस कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में एंटीथेसिस सोचने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी डिमांड 1 डिमांड 2 बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन में ही परोस के दिया हुआ, राइट? तो क्वेश्चन की थीम क्या है? क्या स्टूपिड है? क्या क्या कंजर्वेटिव है? तो आपको समझना पड़ेगा कि बात किसके बारे में हो रही है। आस्क सर्टेन क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, और उसका जवाब जब आपको मिलेगा ना, तो वही थीम होगा। कि पिछले वाले क्वेश्चन पे हमने क्या डिस्कस किया था कि फाइनली क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि कंजर्वेटिव्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे नॉट ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड बट मोस्ट पीपल आर कंजर्वेटिव, लाइक मोस्ट स्टूपिड पीपल आर कंजर्वेटिव। तो बार बार पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ये कोड पढ़ने के बाद, कि कंजर्वेटिव्स के बारे में बात हो रही है। तो कंजर्वेटिव इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। अब कंजर्वेटिव्स जो है उसके जो भी रेलेवेंट वैल्यूज हैं उनको यूज करते हुए मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो कंजर्वेटिव से रेलेवेंट वैल्यूज क्या है? दे आर स्टेटस क्वो, दे आर
resistant to change, right? All these are relevant values with respect to them, right? और उसका यूज करते हुए मैं कोड कि जो जेएस मिल है वो ये कहना चाहते हैं लिबरल थिंकर, बट वो अगेंस्ट है इस जनरलाइजेशन की वो अगेंस्ट है। तो मैं कोड को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग द थीम रिलेटेड वैल्यूज। ठीक है, पहला डिमांड ऑलरेडी हमको पता है, नॉट ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड। दूसरा डिमांड, मोस्ट पीपल्स हु आर कंजर्वेटिव आर स्टूपिड, राइट? तो ऐसे करूंगा और मैं एक बैलेंस आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो समझते हैं कि ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड मतलब क्या, कि वो कंजर्वेटिव चीजें, नॉट ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड, सॉरी, नॉट ऑल कंजर्वेटिव्स आर स्टूपिड मतलब क्या, कि वो कंजर्वेटिव चीजें जो आज के प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट है, यानी कि वो स्टूपिड नहीं है। फॉर एग्जांपल, सेक्रेड ग्रुप्स जो कि ट्राइबल्स को वर्शिप करते हैं, ट्राइबल्स वर्शिप करते हैं सेक्रेड ग्रुप्स का, विच इज वेरी रेलेवेंट इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड अगर आप देखेंगे, पीपल रिलाइड ऑन एलोपैथिक मेडिसिन बट दे ऑल्सो ड्रिंक काढ़ा, ठीक है, और गिलोय एंड ऑल दीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो these are also traditional medicines are also very much relevant in the present day context। तो इस तरीके से आप डिमांड 1 को एड्रेस कर सकते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट जो भी आपको आता है, एटलीस्ट 4 पॉइंट जरूर लिखिए। ठीक है, और डिमांड 2 को भी आप एड्रेस कर सकते हैं इसी तरह कि मोस्ट पीपल आर कंजर्वेटिव, यानी कि क्या, वो कंजर्वेटिव चीजें जो आज के डेट में रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, टेकिंग फेक प्राइड इन कस्टम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे तो बोहरा कमेटी का जेंडर म्यूटिलेशन विच इज अगेंस्ट जेंडर जस्टिस इन द प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, या अगर आप देखें तो टेकिंग फेक प्राइड इन कस्टमरी थिंग्स, फॉर एग्जांपल, और भी एग्जांपल, ऑनर किलिंग का आप एग्जांपल दे सकते हैं। बिलीव इन द रिजिडिटी ऑफ कास्ट एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की जो मैनुअल स्कैनिंग है, इट इज लाइक रिजर्व फॉर द सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी या सर्टेन कास्ट ओनली। ठीक है, विच इज अगेंस्ट द इनइक्वालिटी, विच इज अगेंस्ट द इक्वालिटी। ठीक है, एंड विच इज परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी एंड नॉट लेटिंग द सोशल मोबिलाइजेशन टू हैपन, राइट? इस तरीके से आप चीजों को बता सकते हैं और उसके बाद एक बैलेंस आर्गुमेंट से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आगे चल के, तो इस बच्चे ने इसने आंसर लिखा हुआ है सेम वे, इसने लिखा हुआ है कि अगेंस्ट जनरलाइजेशन की बात की है। ठीक है, और फिर अगेन कंजर्वेटिव आइडियाज क्यों इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे बात हुई है। कंजर्वेटिव आइडियाज कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस टू चेंज होते हैं, जेंडर इक्वालिटी, कार्पोरेट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बात की हुई है। और फिर उसने बहुत अच्छे से यहाँ पे कोड के साथ कंक्लूड किया है कि he who knows only his side of the case knows little about that, right? और therefore openness और diversity of thoughts को incorporate करने की बात की है एंड बहुत अच्छे बैलेंस आर्गुमेंट के साथ कंक्लूड किया। So this is how you have to go with the code based question। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ कि आपको IBC कैसे लिखना है। IBC इंट्रोडक्शन में आपको हमेशा थीम के साथ जो भी रेलेवेंट वैल्यूज हैं उसका यूज करते हुए कोड को एक्सप्लेन करना है। बॉडी में हमेशा 2 डिमांड लेके आइए, एक थीसिस, दूसरा एंटीथेसिस, तीसरा कंक्लूड कीजिए इससे एक बैलेंस या एक स्टैंड लेके या एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेके आप कंक्लूड कीजिए, या आप कोड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच द कोड बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, स्ट्रक्चरली आप अपने कोड बेस्ड क्वेश्चन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देखते हैं कि केस स्टडीज में हाउ कैन यू गेट 12 to 13 मार्क्स, राइट? बिकॉज यूपीएससी इज अवॉर्डिंग दीज मार्क्स। अगर 140 का हाई स्कोर आपको लेके आना है, 145 का हाई स्कोर लेके आना है, तो आपको केस स्टडीज में 12 से 13 नंबर या 14 नंबर भी यूपीएससी में भी दे सकती है, राइट? तो वो कैसे आ सकता है? तो यू नीड टू अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग, राइट, व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। डोंट गो टू माय स्पेलिंग्स, राइट? थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा व्हाइल राइटिंग योर केस स्टडी, ताकि अगर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को अपने केस स्टडीज में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक हाई स्कोर लेके आ पाएंगे। अगर आप 9 से 10 नंबर ला रहे हैं, आप डेफिनेटली 12 से 13 नंबर तक अचीव कर सकते हैं, राइट? एक बार पहले एक केस स्टडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। तो आप सबको पता होगा, दिस इज नथिंग टू बी टोल्ड, ये आपके सामने नया नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू हियर। तो कि एक इंट्रोडक्शन, राइट, आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको स्टेक होल्डर लिखना है। नाउ दिस इज डिबेटेबल कि हर क्वेश्चन में स्टेक होल्डर लिखना है नहीं लिखना है। सो लॉट ऑफ पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, बट आई से कि आप स्टेक होल्डर लिखोगे तो फायदा होता है। आई टेल यू हाउ, बट टाइम का कंस्ट्रेंट हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, राइट? देन दे आस्क यू इथिकल इश्यूज एंड दे आस्क यू इथिकल डिलेमास। व्हाट आर इथिकल इश्यूज? वैल्यू एट स्टेक, वैल्यू एट स्टेक इज इथिकल इश्यूज। और इथिकल डिलेमा हमेशा कंफ्लिक्टिंग वैल्यू फॉर्मेट में होता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस मोस्ट ऑफ द टाइम। फॉर एग्जांपल, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, राइट? तो ये एक इथिकल डिलेमा है।
बट बायोडाइवर्सिटी एट स्टेक वो क्या है, इथिकल इशू है, राइट। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। नाउ वो आपसे पूछते हैं ऑप्शंस अवेलेबल, तो आपको ऑप्शंस अवेलेबल में 3 से 4 मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल कि 2 आप एक्सट्रीम ऑप्शंस के बारे में बात कर सकते हो कि हाँ आप ऐसी चीजें करोगे, नहीं आप नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल आप करप्शन करोगे अपने कलीग के साथ, आप करप्शन नहीं करोगे बिल्कुल भी, ठीक है, और अपने कलीग्स को एक्सपोज करोगे। दीज आर द 2 एक्सट्रीम ऑप्शन। नाउ यू विल फाइंड सम मिडिल पाथ इज द थर्ड ऑप्शन। आप मिडिल पाथ के बारे में बात कर सकते हो। फर्स्ट आई टेल माय कलीग्स नॉट टू डू दैट, फिर आप अपने टीम हेड को बोलने जाओगे, फिर आप डिपार्टमेंट हेड को बोले जाओगे, फिर आप इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में इस चीज को बोलोगे। अगर वहां से भी आपको नहीं होगा तब आप जाके एक्सटर्नल क्या कहते हैं कि मैकेनिज्म का यूज करोगे इन ऑर्डर टू कर्ब देम, ठीक है। उसके बाद नॉट टेकिंग एनी एक्शन इज आल्सो वन ऑफ द एक्शन, कि आप कुछ नहीं करोगे, यू विल सिट फॉर द और यू विल गिव द रिजाइन या यू विल आस्क फॉर द डिफरेंट पोस्टिंग, राइट, या ट्रांसफर। तो ऐसे कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने होते, राइट। 3 से 4 ऑप्शन ही लिखने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखने होते, राइट। तो और आपको हर एक ऑप्शंस का मेरिट और डिमेरिट डेफिनेटली लिखना होगा। लेट मी जूम इन फॉर यू कि आपको हर एक ऑप्शन का मेरिट और डिमेरिट डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। और मेरिट और डिमेरिट में आप क्या लिखते हैं, मेनली आप वैल्यूज अपहोल्ड और वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज ही लिखते हैं। आई टेल यू इसको कैसे हर एक चीज के लिए हम टेम्पलेट बना सकते हैं, मैं इसमें आऊंगा, बट एक बार इसको ब्रॉडर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस के बाद ये क्या पूछता है आपसे कि कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे। तो आप बताएंगे कि आप मिडिल पाथ चूज करेंगे, जो भी ऑप्शंस आपको लगता है सही, या आपको स्टैंड लेना चाहते हैं तो वो आप स्टैंड को यूज करेंगे, और आप उसका रीजन क्या देंगे कि दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ योर्स will satisfy most of the stakeholders, that is why you are taking that particular action, right। उसके बाद आप अपने आप केस स्टडी को कंक्लूड करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं केस स्टडी के लिए, एक एथिकल इश्यूज या एथिकल डिलेमास को कैसे लिख सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स को मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो डील कर रहा हूँ अभी, जो एग्जाम देने वाले हैं 2024 का, तो मोस्टली जो केस स्टडीज में प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है एथिकल डिलेमास या एथिकल इश्यूज लिखने में, क्योंकि उनको पॉइंट्स याद नहीं होते। जैसे मान लो कि ये है, राइट, अब इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का केस स्टडी है, तो दे हैव रिटन वन एथिकल डिलेमा, बट दूसरा एथिकल डिलेमा उनको याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, कि अब क्या लिखें, बिकॉज दे डोंट हैव ए बैंक, राइट। एक उन्होंने बैंक तैयार नहीं किया एथिकल डिलेमास का या एथिकल इश्यूज का, जिस टेम्पलेट को यूज करके वो किसी भी केस स्टडी में उन रेलेवेंट कीवर्ड्स को यूज करके एथिकल डिलेमास और एथिकल इश्यूज लिख पाए, राइट। सेम हैपेंस विद मेरिट एंड डिमेरिट। तो मेरिट और डिमेरिट और एथिकल इश्यूज या एथिकल डिलेमास अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, तो बाकी सारी चीजें जस्ट द स्ट्रक्चर ओनली, राइट, जस्ट द स्ट्रक्चर ओनली। और आपको ये जस्टिफाई करना आ गया कि कैसे जस्टिफाई करोगे यूजिंग द वैल्यूज, तो रेस्ट एवरीथिंग इज सॉर्टेड, आपको बस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज मेंटेन दिस स्ट्रक्चर इन द केस स्टडी, जो मैंने आपको बताया, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। दूसरा आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आई टेल यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को लेते हुए इसका हम आंसर नहीं दे रहे, आपको बस एक प्रोसेस बता रहे हैं, एक टेम्पलेट बता रहे हैं, एक थिंकिंग का पैटर्न बता रहे हैं कि आप कैसे सोच सकते हो, राइट। तो केस स्टडी को मैं आपको क्विकली समझा देता हूं कि दिस इज अ केस स्टडी वेयर आप एक सीनियर पोजीशन में हो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, राइट, और एक कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम, आपको एक इनिशिएटिव आई हुई है जो कि आपको रूरल स्कूल्स में इंप्लीमेंट करना है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में, राइट। सो यू आर अ सीनियर पोजीशन होल्डर इन स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आपको एक इनिशिएटिव लेना है जहां पे आपको रूरल स्कूल्स में, बोथ प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में, कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट देना है, राइट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर यू विल फाइंड कि यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग की हुई है, और ये बहुत ही एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है, राइट, ठीक है। नाउ अब आपको इस प्रोजेक्ट को अवॉर्ड करने के लिए, बिकॉज द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर करना होगा, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना होगा, बहुत सारी चीजें करनी होगी आपको, आपके डिपार्टमेंट को टेंडर निकालना है, ठीक है। और टेंडर में आप चाहते हैं कि क्वालिफाइड जो बिडर्स हैं वो आए, ठीक है, क्वालिफाइड बिडर्स आपके पास आए, क्वालिफाइड बिडर्स, ठीक है। बट देन आपको एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आ जाता है, ठीक है। नाउ हियर समवेयर इट इज रिटन कि यू विल गेट अ फोन कॉल फ्रॉम द एजुकेशन मिनिस्टर, सी हियर, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि अवॉर्ड दिस टेंडर टू माय सन, व्हाई, बिकॉज वो कुछ करता नहीं है, सो ही विल बी इन्वॉल्व इन सम मीनिंगफुल वर्क, इससे उसका करियर बन जाएगा, और भी बहुत सारी बातें। सो ही इज आस्किंग यू टू डू दैट। नाउ द सन हैज अ क्वेश्चनेबल बैकग्राउंड, लाइक, एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड, तो आप उसको कैसे करो, नाउ यू हैव द एथिकल डिलेमा, राइट। आगे केस स्टडी पढ़ते हैं तो आपके लिए सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है, ठीक है। रूरल कम्युनिटीज जो है
वो एक्सपेक्ट कर रही है, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के पेरेंट्स, वहां के लोकल स्कूल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी आएगी एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, ठीक है। बट यूनिसेफ, अच्छा, और यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के भी जो ऑफिशियल्स हैं वो रेगुलरली इस प्रोजेक्ट में क्या एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको ट्रैक कर रहे हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इट। और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया चुका है कि आप क्वालिटी को मेंटेन करोगे या आप मिस्टर्स के सन को ये कॉन्ट्रैक्ट या जो भी टेंडर है वो अवार्ड करोगे। नाउ यू हैव दिस थिंग। तो सेवरल एस्टैब्लिश्ड एक्सपर्टीज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या जो कंपनीज हैं उन्होंने भी बिडिंग किया। तो अब आपके पास नाउ यू हैव द दिस कि आप किसको देने वाले हो दिस कॉन्ट्रैक्ट, मोस्ट क्वालिफाइड या डिजर्विंग बिडर को देने वाले हो या द एजुकेशन मिनिस्टर के सन को देने वाले, राइट, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस जो यहाँ पूछे गए हैं आपसे, नाउ यू अंडरस्टूड द केस स्टडी, राइट। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिस्कस द एथिकल डिलेमा फेस्ड बाय यू इन सच सिचुएशन। आपको क्या एथिकल डिलेमा आ रही है इस सिचुएशन में, आपके पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं, उनके मेरिट डिमेरिट क्या है और आपका कोर्स ऑफ एक्शन विद जस्टिफिकेशन आपसे पूछ रहा है। दिस इज द क्वेश्चन विद यू। तो लगभग सारे जो केस स्टडीज आती हैं उनका ऐसा ही कुछ फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे अच्छा एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और बाकी लोगों ने कैसा लिखा और कौन सा इसमें से अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या सोचना चाहिए इंट्रोडक्शन के पीछे, उस चीज को अगर हम समझ जाएं तो देन वी कैन राइट अ गुड इंट्रोडक्शन एंड वी कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन केस स्टडी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंट्रोडक्शन है, राइट, 4 इंट्रोडक्शन है। तो एक बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जो भी केस स्टडी का जो मेन कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर, उसको फाइनली क्या डिलेमा, उसको सेंटर में रखते हुए, लेट मी जस्ट उसको सेंटर में रखते हुए, जो मेन कैरेक्टर है उसको सेंटर में रखते हुए जो भी वो फाइनली जो डिलेमा को फेस कर रहा है ना, जो भी फाइनल डिलेमा जो वो फेस कर रहा है, वो अगर आप इंट्रोडक्शन में बता पाए तो दैट वुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन। अब कैसे, मैं वो बताता हूं आपको। इफ यू सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है कि द केस स्टडी प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ एथिकल कंसर्न्स अराउंड नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, एजुकेशन, इंटरनेशनल इमेज। इसने कुछ कुछ वैल्यूज से इंट्रोडक्शन को दे दिया है, ठीक है। और इवैल्यूएटर ने इसको बहुत सारा कमेंट भी यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या डालना है, ठीक है। सो आई वुड से कि ये उतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है। अगर आप देखो तो ये दूसरा बच्चा है, इसने क्या किया हुआ है कि इसने मिनिस्टर्स पर्सनल इंटरेस्ट, सन्स वेलफेयर, सब कुछ के बारे में सारे स्टेक होल्डर को ही इंट्रोडक्शन में डाल दिया हुआ है। रूरल अर्बन डिजिटल डिवाइड, वेल्थ इनइक्वालिटी, डीपीएसपी के कुछ पार्ट्स, मतलब हर कुछ ही डाल दिया, राइट। इज दिस अ रेलेवेंट इंट्रोडक्शन? इट इज गुड, आप लिख सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, बट कैन यू फ्रेम अ बेटर इंट्रोडक्शन फ्रॉम दैट, राइट। नाउ अगर आप इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ो तो इन्होंने मिनिस्टर को सेंटर में रखते हुए इंट्रोडक्शन लिख दिया। दो मिनिस्टर इज नॉट द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस दिस क्या कहते हैं कि केस स्टडी कि अगर आप, मैं यहाँ पे आपको इरेज करके दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पे इरेज करके दिखाऊं तो इफ यू कैन लुक एट दिस कि the above case presents a classical case of political interference in administration. In the above case, minister's pressure to get contract for his son is against the code of conduct and even violates the Nolan principles of public life. This is also a good introduction, but इसने ministers को center में रख के introduction को frame किया, right? And now if you read the last, ये वाला अगर आप introduction पढ़ोगे for the case study, तो इसमें इसने उस सीनियर ऑफिशियल्स को सेंटर में रख के, जो इस केस स्टडी का जो मेन कैरेक्टर है ना, मेन कैरेक्टर यू, विच इज यू द सीनियर ऑफिशियल ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, उसको सेंटर में रख के इंट्रोडक्शन बनाया हुआ। द केस स्टडी हाइलाइट्स दैट पॉलिटिकल अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन सिविल सर्वेंट in decision making and duty to carry out the action in greater public interest as per their service rule conduct, ठीक है। तो नाउ अगर आपको कोई भी इंट्रोडक्शन लिखना हो, in this particular thing you will find कि ये introductions तो बिल्कुल ही definitely उतने अच्छे नहीं हैं। If you will read on in comparative of these introductions, you will find कि these introductions are not better than these introductions, यानी कि these introductions, ये वाले दो introductions ज्यादा better है। अगर आप इनमें भी देखना चाहें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एक मिनिस्टर हो गया, उसका सन हो गया, उनको सेंटर में रखते हुए इन्होंने इंट्रोडक्शन को फ्रेम किया। और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स में भी अगर आप जो मेन कैरेक्टर है उसको सेंटर में रखते हुए इंट्रोडक्शन को फ्रेम करोगे तो दैट वुड बी अ मच बेटर इंट्रोडक्शन, राइट। तो आई वुड से ये ज्यादा बेटर होगा। दो गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट बेटर इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि अगर आप मेन कैरेक्टर को सेंटर में रखते हुए अपने इंट्रोडक्शन को फ्रेम करो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन राइट कि
you as a senior state officials of the state education department is presented with the ethical dilemma of either awarding the contract to the minister's sons, thereby compromising the professional integrity and favoring nepotism, or awarding the contract to the most qualified bidder, thereby maintaining the professional integrity या public services integrity and meritocracy. इस तरीके से अगर आप मेन कैरेक्टर को, स्टेक होल्डर जो है, उसके जो उसमें भी जो मेन है उसको सेंटर रखते हो आप इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हो, तो दैट वुड बी अ बेटर इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो अब आपको इंट्रोडक्शन केस स्टडी का कैसे लिखना है उसमें डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, कमिंग ऑन कि स्टेक होल्डर कैसे लिखा जाता है. ठीक है, स्टेक होल्डर सिंपली जो जो स्टेक होल्डर्स हैं आपको ऐसे एक डायग्राम के फॉर्मेट में बना दे. तो अगर आप इस स्टेक होल्डर को देखोगे, मैंने इसको जो लिखा हुआ है, तो इसमें भी एक एनालिसिस है जो आपको समझने की बात है. मी यानी कि आप जो इस कैरेक्टर के मेन जो केस स्टडी की जो मेन कैरेक्टर हो वो एजुकेशन मिनिस्टर और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉम्पिटिटिव बिडर है. ठीक है, दीज आर द मेन या मेन आपका देखेंगे स्टेक होल्डर्स हैं. और आप रूरल स्कूल देखें, वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ देखें. ठीक है, वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ दो इसमें भी एक मेन स्टेक होल्डर में आएगा, या रूरल कम्युनिटीज देखें. नाउ दीज आर द बैकग्राउंड स्टेक होल्डर्स, राइट, बैकग्राउंड स्टेक होल्डर्स कि आप कुछ भी एक्शन लेंगे इन पे इंपैक्ट पड़ेगा. दीज आर द बैकग्राउंड. लेकिन मेनली किसके बारे में आप बात हो रही है, ये मेन स्टेक होल्डर्स है. तो आप जरूर अपने स्टेक होल्डर्स में मेन स्टेक होल्डर्स जो भी है या बैकग्राउंड स्टेक होल्डर, दोनों को ही इनकॉर्पोरेट करके लेके चलें. इनका बहुत ही मतलब होता है. आई टेल यू द सिग्निफिकेंस कि कैसे आप बैकग्राउंड स्टेक होल्डर्स का रेफरेंस कहां आएगा, मेन स्टेक होल्डर्स का रेफरेंस कहां आएगा, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा. ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को इथिकल इश्यूज और इथिकल डिलेमास लिखने में. ठीक है, दिस इज द थर्ड थिंग इन द स्ट्रक्चर पार्ट. अगर आप देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो आफ्टर राइटिंग द स्टेक होल्डर, आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन, इथिकल इश्यूज और इथिकल डिलेमास को लिखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. नाउ इफ यू हैव अ बैंक या आपके पास कोई टेम्पलेट है जिससे आप इथिकल इश्यूज और इथिकल डिलेमास बिना सोचे क्विक रिकॉल करके लिख पाते हो, तो दैट वुड बी मच बेटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द टेम्पलेट फॉर राइटिंग इथिकल इश्यूज. ठीक है, अब आप मुझे कोई भी केस स्टडी थमा दो. फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हरासमेंट एट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. ठीक है, वुमेन के हरासमेंट का आप मुझे एक केस स्टडी थमा दो. ठीक है, अब मुझे उसमें इथिकल इश्यूज लिखना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मेरे दिमाग में ये टेम्पलेट चल रही है. ठीक है, और मैं इसी का यूज करके इसके लिए इथिकल इश्यूज लिख दूंगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन हो रहा है वर्क प्लेस पे, तो उसमें क्या इथिकल इश्यूज है कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल. अगर आप देखें फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया है कि यू हैव टू renounce the practices which are derogatory to the women's dignity, right? So it is against the constitutional principle. This is one of the point of ethical issues which I can write. ठीक है, ठीक. दूसरा, it is against the four cardinal virtues by Plato, which is temperance. Temperance means क्या होता है, moderation. ठीक है, अगर आप किसी का harassment कर रहे हो, this is what कि आपके अंदर कंट्रोल नहीं है. ठीक है, this is also one of the issue. ठीक है, कांत के डियोंटोलॉजी के बारे में बात कर सकते हो कि आप जो है एज ए मीन्स देखते हो. ठीक है, नॉट एंड, आप मीन्स देख रहे हो. ठीक है, उसके बाद अरिस्टोटल के वर्च्यू बेस्ड एथिक्स के भी अगेंस्ट है, यानी कि आपके अंदर मॉडेस्टी नहीं है. ठीक है, दिस इज एथिकल इशू. उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि बेंथम का जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, एथिकल थ्योरी, उसके भी अगेंस्ट है. कैसे, क्योंकि harassing women is against the larger good of society, because like B.R. Ambedkar has said कि I measure the progress of the society by measuring the progress of women, right? इस तरीके का कोड भी है, तो it is against the larger good of society. Now आप कुछ भी लो इस टेम्पलेट में फिट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली अबाउट वुमेन्स का हरासमेंट, अगर करप्शन की भी केस स्टडी हो, लेट्स से कि करप्शन की केस स्टडी है, अब उसने पूछा क्या इथिकल इश्यूज हैं बताओ, तो इट इज अगेंस्ट द कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो के अगेंस्ट है. कौन सा प्लेटो, जस्टिस. अगर आप करप्शन कर रहे हो तो अगेंस्ट द लार्जर जस्टिस, अगेंस्ट द जस्टिस फॉर द ओवरऑल सोसाइटी. ठीक है, अगर आप देखो कि इट इज अगेंस्ट द ड्यूटी, कांट की डियोंटोलॉजी. ठीक है, अगर फिर आप इसमें देखो कि इट इज अगेंस्ट बेंथम का कॉन्सिक्वेंशियलिज्म 2, इट इज अगेंस्ट द लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी, करप्शन. उसके बाद आप देखो कि नोलन कमिटी के प्रिंसिपल्स इतने सारे, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, इस सारी चीजों के अगेंस्ट होता है. सो अगर आपके पास एक ऐसा टेम्पलेट है, तो कोई भी केस स्टडी आए, आप फटाफट यहाँ से इथिकल इश्यूज जो भी स्टेक में है उनको ध्यान में रख के अपने इथिकल इश्यूज लिख सकते हो, राइट. नाउ दिस इज फॉर द इथिकल इश्यूज. सेम क्वेश्चन में ऊपर में भी आप
इसी में से इथिकल इश्यूज लिख सकते हो, वहां पे इथिकल डिलेमा पूछा हुआ है, तो इथिकल डिलेमा के लिए भी आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे आपने बैंक बना के रखा हुआ हो ऐसे, और अगर आपको ये सारे याद रहेंगे तो आपको बहुत ही क्विक रिकॉल होगा एग्जाम में, और क्विक रिकॉल होके आप फटाफट डिलेमास लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स की बात हुई है, प्राइवेट प्रॉफिट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई है, फिर यहाँ देखो प्रॉफिट ड्रिवन वर्सेस पर्पस ड्रिवन की बात हुई है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इंपैक्ट, नेपोटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी जो कि ऊपर वाले केस स्टडी में यूज हो सकता है, ठीक है, efficiency versus equity, innovation versus regulations, individual interest versus collective interest, अगेन ये वाला जो है ऊपर यूज हो सकता है कि आप अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखोगे क्योंकि आपको मिनिस्टर ने बोल दिया है कि अब आपको अपनी नौकरी बचानी है, या आप कलेक्टिव गुड देखोगे सोसाइटी का, रूरल कम्युनिटी का, या वहां के जो भी स्कूल्स हैं उनका, बच्चों का, पेरेंट्स का। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिलेमा दैट कैन बी यूजेबल, और ये सारे जो डिलेमास की बैंक है ना, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं, यू कैन जस्ट मैप विथ द केस स्टडीज, राइट। सो यू नीड टू हैव दिस थिंग। तो इफ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड, अगर आपने इसको रटा हुआ है, लास्ट के जो भी जो मिनट्स हैं, अगर आप उसको रिवाइज करके जाते हो एक बार, तो क्विक रिकॉल होगा आपको एग्जाम में, और यू विल बी एबल टू राइट केस स्टडीज विथ ग्रेट ईज, राइट। देन दे आस्क यू द ऑप्शंस अवेलेबल एंड देयर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कौन से ऑप्शंस चूज करने होते हैं। चूज करने की बात नहीं, अभी हम बात करते हैं ऑप्शंस अवेलेबल। तो मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 3 से 4 ऑप्शन देना, उससे ज्यादा नहीं, जिसमें से 2 होता है मिडिल पाथ, जिसमें से 2 होता है एक्सट्रीम पाथ, सॉरी 2 होता है एक्सट्रीम पाथ। एक्सट्रीम पाथ मतलब क्या है कि ऊपर वाले केस स्टडी में आप क्या बोलोगे कि यस आई विल गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द मिनिस्टर्स सन, या आई विल नॉट गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द मिनिस्टर्स सन। नाउ दीज आर द 2 ऑप्शंस, दीज आर द 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस। थर्ड इज यू विल फाइंड सम मिडिल पाथ, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड ऑप्शन। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज व्हाट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब विल नॉट डू एनीथिंग, यू विल सीक द ट्रांसफर, यू विल आस्क फॉर द जो भी है, क्या कहते हैं कि रेजिग्नेशन, जो भी है आप देना चाहते हो। तो दिस इज नॉट डूइंग एनी एक्शन इज आल्सो एन एक्शन, टेकिंग अ मिडिल पाथ, राइटिंग 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको हर एक इसका जो है मेरिट और डिमेरिट लिखना होगा। मेरिट डिमेरिट का मतलब क्या, वैल्यूज अपहोल्ड, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक, वैल्यूज अपहोल्ड एंड वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। अब इसके अंदर जो बात डिटेल है उसकी बात करता हूं, विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट गुड मार्क्स। लेट मी जस्ट इरेज इट। तो इफ यू सी कि मैंने 2 बच्चों की कॉपी यहाँ पे लाके रखी है, एक ने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, मेरिट डिमेरिट लिखा है, और दूसरे ने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, मेरिट डिमेरिट लिखा है, ठीक है। तो मेरिट डिमेरिट लिखना होता है जो ना, कि अगर आप देखोगे इसने क्या लिखा हुआ है कि एक्टिंग ऑन मिनिस्टर्स कमांड, कि यू विल, मिनिस्टर ने जो कमांड दिया है कि गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द सन, तो वो आप कर लेंगे। तो इसमें मेरिट क्या लिखा है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज आपको मिल जाएगी, फास्ट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है, फंड वहीं से रिइंबर्स होना है, तो एग्जीक्यूशन भी ज्यादा होगा, और हो सकता है कि आपके इमेज के लिए, आपके करियर के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वो फास्ट एग्जीक्यूशन होने से आपकी वाहवाही होगी, ठीक है। डिमेरिट क्या है, अगेंस्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और वायलेट्स मोरल रिलेटिविज्म, जो भी इसने लिखा हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द पॉइंट कांस का मोरल कुछ तो लिखा है इसने, आई एम नॉट एबल टू रीड इट, राइट। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, पासिंग द फाइल टू सीनियर्स, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज फाइंडिंग सम मिडिल ग्राउंड, या नॉट टेकिंग एनी एक्शन एंड पासिंग द फाइल टू अदर पीपल, राइट। द फोर्थ पॉइंट, दैट द फोर्थ ऑप्शन व्हिच आई टॉक्ड अर्लियर, राइट। तो मेरिट इसने क्या लिखा है, डिमेरिट क्या लिखा है कि नो लीगल एक्ट डन बाय मी, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट सफर्स होगा, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल जो है हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट मिनिस्टर को दे दे दूसरे वाले। तो अगर आप इसके मेरिट और डिमेरिट में एक चीज देखोगे ना, आप जो मैं बोल रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनना, कि ऑप्शंस अवेलेबल आप बता रहे हैं, आपके जो एक्शंस होंगे, जो भी आप ऑप्शंस चूज करोगे, उसका जो भी आप मेरिट और डिमेरिट लिख रहे हो, वैल्यूज अपहोल्ड और वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज लिख रहे हो, उसमें इन्होंने जो है दिस पर्टिकुलर जो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है, इसने क्या किया हुआ है कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सिर्फ उसको बताया है, हिमसेल्फ पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको बताया, या मिनिस्टर्स पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको बताया, ठीक है। इसने जो भी बैकग्राउंड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रूरल कम्युनिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो नहीं बताया। कि अगर आप मिनिस्टर्स के सन को अगर दे दोगे प्रोजेक्ट, टेंडर दे दोगे, तो उस पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, रूरल कम्युनिटीज पे या रूरल स्कूल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो नहीं बताया। या इंटरनेशनल इमेज, वर्ल्ड बैंक या यूनिसेफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो नहीं बताया। तो हमेशा जो मेरिट और डिमेरिट आप लिखते हो ना, जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आप सिर्फ अपना मत बताओ। कभी कभी क्या होता है कि जो भी बैकग्राउंड में जो चीजें होती है ना,
स्टेक होल्डर्स, आप बिना एड्रेस किए ही उसको पूरे केस स्टडी को कंप्लीट कर देते हो, और वो केस स्टडी जो पढ़ता है इवैल्यूएटर उसको लगता है कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है, राइट, कुछ तो कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस नहीं हुआ है. दिस इज वाई बिकॉज यू डोंट एड्रेस दीज पर्टिकुलर बैकग्राउंड स्टेक होल्डर्स इनटू मेरिट एंड डिमेरिट. इनका रेफरेंस आखिर आएगा कहां? इनका रेफरेंस मेरिट डिमेरिट में तो आएगा, अदरवाइज ये छूट जाएंगे. ठीक है, आप सिर्फ अपने आप को मिस्टर से सन को जो कि मेन स्टेक होल्डर्स है, मेन उनको ही एड्रेस करते हुए पूरे केस स्टडी को आप मेरिट डिमेरिट करते हुए लिखते हुए आपने ऑप्शन भी चूज कर लिया, जस्टिफिकेशन भी दे लिया, सिर्फ और सिर्फ आप यहीं तक सीमित हो गए. आपने इनको 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 कहीं भी एड्रेस नहीं किया. तो इससे क्या होता है कि आपका केस स्टडी का जो कॉम्प्रिहेंसिव एक आंसर नहीं बन पाता. और अगर वही जो इंसान कर रहा होता है वही केस स्टडी में 12 नंबर 13 नंबर के आसपास यूपीएससी से पा जाता है. तो दिस इज द थिंग, जो गैप है एक बच्चों में, दैट यू कैन फिल, राइट, दैट यू कैन फिल. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अगर आप देखोगे तो इस जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसने मेरिट और डिमेरिट लिखा हुआ है कि शी विल चूज ऑप्शन 2. अब जो ऑप्शन है जो भी है उससे मतलब नहीं है. आप यहाँ देखो, इसने बात की है कि रिलेशनशिप मिनिस्टर के साथ अच्छा होगा, विच इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर, और एजुकेशन मिनिस्टर इंप्लीमेंटेशन करा देंगे. ठीक है, उसके बाद इसने अदर कॉम्पिटिटिव बिडर्स को भी इंक्लूड किया है, उनपे क्या डिमेरिट पड़ रहा है, यानी कि वन ऑफ द स्टेक होल्डर जो कि इस वाले बच्चे ने मिस कर दिया था. उसके बाद इसने रूरल कम्युनिटी को भी डाला हुआ है. ठीक है, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट की भी बात कर रही है वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ. यानी कि ये अपने ऑप्शंस का जो इवैल्यूएशन है ना बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कर रहे हैं. नाउ दिस इज मिसिंग. अब इसके लिए आपको मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, आपको ऑलरेडी बस कॉन्शियसली अपने केस स्टडीज में ऐसा करके जाना है. अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ मेन स्टेक होल्डर्स को यूज करते करते ही अपने पूरे के पूरे आंसर्स को लिख दोगे, लाइक जो बच्चे ने लिखा इसमें, और आपको नंबर कम मिलेंगे क्योंकि ये एग्जाम कंपैरेटिव एडवांटेज का है. तो जो पूरे स्टेक होल्डर्स को, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी मीट करेगा उसको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे. ठीक है, उसको नंबर ज्यादा मिल जाएंगे. Getting my point? So this is the bigger mistake that people do, right? So this is what you can improve if you're watching this video, right? Now आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना होता है और जस्टिफिकेशन कैसा देना होता है. Let's see. Now this is the option chosen by one of the student, right? तो इसने क्या बोला है कि I would choose a third option as if it upholds the principle of fairness and take care of interest of all the stakeholders. ठीक है, आपको जब जस्टिफिकेशन देना होता है कि आप कोई ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हो, आपको उसमें सारे इंटरेस्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को बताना होता है सेग्रीगेटली कि ये सारे स्टेक होल्डर्स ऐसे ऐसे सेटिस्फाई हो जाएंगे वैल्यूज के साथ. आप सिर्फ ऐसे लिख के कन्नी काट के आगे नहीं बढ़ सकते. समझे मेरी बात को? इट इज ऑल्सो फाइनेंशियली प्रूडेंट that poor implementation of the project and all these things. ठीक है, ये जो लिख रहा है उसके बाद इसने कंक्लूड कर दिया यहाँ पे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जस्टिफिकेशन भी आपको सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हुए देना है. ठीक है, एज ए इवैल्यूएटर मेरी आंख वहीं जाके रुकेगी जहां आपने जिसको सेटिस्फाई नहीं किया. ठीक है, आपने, मैं देखूंगा कि आपने कोई बैकग्राउंड स्टेक होल्डर छोड़ दिया क्या जस्टिफिकेशन में. तो इफ यू कैन इनकॉर्पोरेट दीज थिंग्स दैट वुड बी मच बेटर. अगर आप देखो तो वहीं दूसरे एस्पिरेंट ने, जो कि ये वाला एस्पिरेंट है जिसकी कॉपी हमने पहले भी ली थी, यहां उसने अच्छा किया. is talking about ministers के लिए, is talking about credibility, past experiences, ठीक है, of competitive bidders जो कि टाइमलाइन पे खत्म कर रहे हैं. फिर जस्टिस में भी यहाँ पे पता है कि न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है ये. ठीक है, और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है. मोस्टली इज टेकिंग, मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स कन्विंस हो रहे हैं इसके इस ऑप्शन से. तब जाके ऐसे आपको अपने ऑप्शंस को इवैल्यूएट, जस्टिफाई करना, राइट. आपको ऑप्शंस कैसे चूज करने हैं, ऐसे चूज करने हैं, और उसका रीजन देना क्या है कि इट इज सेटिस्फाइंग मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, राइट. इफ आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड विद अ ब्रॉडर एंगल, राइट. कुछ ब्रॉडर सा बता के कि करप्शन इज प्लेग फॉर द सोसाइटी, या कोई कोट आपको पता हो, एंड यू कैन लिंक विद सम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड देन कंक्लूड विद द then you can conclude the case study, right? So this is how you can improve. अगर आप छोटे छोटे जो पैरामीटर्स हैं उसमें अपने केस स्टडी में इंक्लूड करके कुछ अपने नंबर को 9-10 जो आप पा रहे हो उसको आप 12-13 भी यूपीएससी में कर सकते हो, राइट. सो दिस इज अबाउट GS4. नाउ लेट्स delve into GS2. GS2 में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप अपने मार्क्स को 10 नंबर या 15 नंबर से बढ़ा पाओ. नाउ आई विल शो ए कंपैरेटिव एनालिसिस.
ठीक है। इस समय आपको मैं GS2 तो पढ़ा नहीं सकता, आई विल शो यू समथिंग, ठीक है, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपको मैं दिखाता हूं, जहां पे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको क्या करना है, सो दैट आप इवैल्यूएटर की साइकोलॉजी को समझ पाओ और अपने लिए हर एक क्वेश्चन में 1 एक्स्ट्रा मार्क्स या 2 एक्स्ट्रा, 1.5 एक्स्ट्रा मार्क्स या 0.5 एक्स्ट्रा मार्क्स ले पाओ, ठीक है। नाउ कंपैरेटिव एनालिसिस से समझते हैं कि GS2 में आप अपने लिए 0.5 या 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन में कैसे बाहर रखते हैं, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि नाउ यू हैव 2 कॉपीज ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एक साथ पैरेलली रखी हुई है। नाउ दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट, एक्सक्यूज मी, नाउ दिस इज वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। आप अगर हैंड राइटिंग देखोगे तो इस वाले स्टूडेंट की हैंड राइटिंग और इस स्टूडेंट की हैंड राइटिंग में बहुत अंतर है, राइट। नाउ द स्टूडेंट ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये वाली जो कॉपी है, ये वाली जो कॉपी है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, वाइल अगर आप यहाँ देखोगे तो इसकी हैंडराइटिंग पुअर, राइट। बट अगर आप मार्क्स में डिफरेंस देखोगे जाके, अगर मार्क्स में डिफरेंस देखोगे तो दिस पर्सन हैज गॉट 105 मार्क्स एंड दिस एस्पिरेंट हैज गॉट ओनली 91 मार्क्स। दोनों ने ही सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। Despite having good handwriting, she has scored less marks, but he has scored better marks. Why such? Why it is so? Right? Let's understand this. कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपके पास जो भी कंटेंट है, इस समय तक आपका जो भी कंटेंट तैयार हो चुका है वही आपके साथ रहने वाला है, ठीक है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आपको हमेशा कंटेंट अपने क्वेश्चन को जब भी आप आंसर कर रहे हो तो क्वेश्चन के टोन में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई शो यू कि इफ यू सी दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, राइट, कि अगर हमारे जो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, अगर आप यहां देख पा रहे हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है व्हाइल प्रोवाइडिंग द एग्जीक्यूटिव विद डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर देता है एग्जीक्यूटिव्स को, मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड फेयरनेस कमेंट, ठीक है। तो मैंने आपको जब भी समझाया हुआ है कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट करके कमेंट, डिस्कस, इलुसिडेट करके कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस स्टेटमेंट को मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करना होता है, ठीक है। मल्टीपल एनालिसिस पार्ट में ब्रेक करना होगा और उस मल्टीपल पार्ट्स को एज ए डिमांड, मल्टीपल डिमांड्स में हेडिंग बना के एड्रेस करना होगा 2-3 पॉइंट के साथ, तब आप उस पूरे क्वेश्चन को एड्रेस कर पाएंगे, राइट। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन को अगर ब्रेक करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, जो कि इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या देता है? एग्जीक्यूटिव्स को डिस्क्रिशनरी पावर देता है, दैट इज वन डिमांड, ठीक है। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है एक्सरसाइज करना चाहिए विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड फेयरनेस इज द सेकंड डिमांड, ठीक है। तो आपकी हेडिंग्स हमेशा टोन एंड द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए। नाउ अगर आप यहां देखें तो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है लेफ्ट साइड में, जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी पुअर है कंपैरेटिव टू दिस स्टूडेंट ऑन द राइट साइड, तो इसकी हेडिंग देखेंगे तो इसने यहाँ पे थीम्स के बारे में बात की कि क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। फिर इसने बात की कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर प्रोवाइड एग्जीक्यूटिव विद डिस्क्रिशनरी पावर, उसके अंदर से 4 पॉइंट बात की, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि पावर टू बी एक्सरसाइज विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी एंड फेयरनेस, उसके अंदर 3-4 जो भी पॉइंट्स ने उसके बात की, और देन ही कंक्लूडेड द आंसर। नाउ स्टूडेंट ऑन द राइट साइड अगर आप देखोगे, इस स्टूडेंट को अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि इसने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बताया यहाँ पे, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बताया। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर टू बी एक्सरसाइज विद कॉशन, सी हैज लेफ्ट कि डिस्क्रिशनरी पावर टू बी एक्सरसाइज विद कॉशन इसने पहले बता दिया, इसने ये बताया ही नहीं कि इट प्रोवाइड्स एग्जीक्यूटिव विद डिस्क्रिशनरी पावर। नाउ शी मिस्ड वन ऑफ द डिमांड, राइट, उसने एक डिमांड ही मिस कर दी। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो उसने उसी डिमांड के अंदर 5 पॉइंट लिखा और फिर यहाँ पे इसने कुछ एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन के बारे में बातें की और कंक्लूड कर दिया। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप क्वेश्चंस की डिमांड को ही मिस कर दे रहे हो तो यू विल सी अ सी चेंज इन द नंबर्स आल्सो, राइट, कि यहाँ पे इस बच्चे को मिला है 4.5 नंबर, इनको मिला है 2.5 नंबर। सो व्हेनेवर यू आर मिसिंग अ डिमांड, मेक श्योर कि आप डिमांड मिस मत करो क्वेश्चंस, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप थीम और डिमांड को सही से पकड़ो, अपने क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हमेशा ढंग से लेके चलो, ठीक है। अगर मैं आपको इसके सेकंड क्वेश्चन में कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाऊं, राइट, बोथ द स्टूडेंट्स हैव गिवन इंटरव्यूज, राइट, तो अगर मैं आपको इसके सेकंड क्वेश्चन में दिखाऊं कि द क्वेश्चन इज डू यू एग्री दैट, अगर आप यहां पे क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, डू यू एग्री दैट इन वाइडर फेडरल बार्गेन पार्टीशनशिप rather than the principles determines the distribution of power across the regions within India, यानी कि प्रिंसिपल्स के बेसिस पे नहीं, पार्टीशनशिप्स यानी कि
आपके इक्वेशंस के बेसिस पे, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप्स हैं उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना कि प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, राइट। तो नाउ ही गेव द इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसने क्या किया कि पार्टीशनशिप के बेसिस पे कैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर देन ही टॉक्ड अबाउट प्रिंसिपल्स ऑल्सो ए प्ले अ रोल। उसके बाद इसने 3-4 पॉइंट लिखा और इसने कंक्लूड कर दिया। बट वहीं आप यहाँ देखेंगे तो शी हैज टॉक्ड अबाउट दिस थिंग, राइट, प्रिंसिपल्स ड्रिवन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसने पहला पॉइंट मिस कर दिया कि पार्टीशनशिप बेस्ड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसने पहला डिमांड ही मिस कर दिया, ठीक है। फेडरल बार्गेन एंड पार्टनरशिप, दिस हेडिंग का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस डिमांड के साथ, किस टोन के साथ ये मैच कर रहा है, क्वेश्चन के किस डिमांड के साथ ये हेडिंग मैच कर रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एज ए इवैल्यूएटर, बट हियर वेयर द हैंडराइटिंग इज पुअर इन दिस पर्टिकुलर केस, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इसके हेडिंग्स को बहुत प्रॉपर्ली मैं समझ पा रहा हूं कि अच्छा ये क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर डिमांड को एड्रेस कर रहा है। उसके बाद शी हैज रिटन however and all this, both of the aspirants have the content, but the structure of both the aspirants is not equal, right। इस जो एस्पिरेंट है, ये वाला जो लेफ्ट वाला एस्पिरेंट है, दिस एस्पिरेंट, इसका जो भी ये लिख रहा है बहुत टोन एंड फ्लो में लिख रहा है, हेडिंग सही बना रहा है, स्ट्रक्चर को बेटर कर रहा है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही स्कोरिंग बेटर मार्क्स। लाइक देखो यहाँ पे अगेन ही 4.5 नंबर इसने स्कोर किया है, यहाँ पे अगेन आप देखोगे 2.5 नंबर स्कोर किया, ठीक है। लार्ज डिफरेंस 2 मार्क्स का देखने को मिल रहा है। वाई? कि आप क्वेश्चन के टोन के साथ ही नहीं, दो इसने कंटेंट लिखा है, इसके पास भी कंटेंट है, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो क्वेश्चन की थीम और डिमांड को करना बहुत सही है। आप स्ट्रक्चर में बीच के बीच क्वेश्चन में कहीं भी रॉन्ग नहीं हो सकते। अगर आप रॉन्ग हो रहे हो तो आपके मार्क्स सडनली ड्रॉप हो जाएंगे 2 नंबर 2.5 नंबर। तो आप जो 100 के पास स्कोर कर रहे हो, वो आप अपना स्ट्रक्चर सही करके 120 के पास भी जा सकते हो। आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन हियर, ठीक है। आई विल शो यू वन मोर क्वेश्चन कि नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन हियर एंड सी हर फोर्थ क्वेश्चन, कि यहां पूछ रहा है evaluate the role of Security and Exchange Board of India as a parents patria of India security market, ठीक है। evaluate the role पूछ रहा है किसका? सेबी का। तो रोल ऑफ सेबी आप बताओगे, ठीक है, रोल ऑफ सेबी आप बताओगे, और इवैल्यूएट पूछा है तो क्या रोल में चैलेंजेस आ रहा है वो बताओगे, वे फॉर के साथ कंक्लूड करोगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो ही हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद इसने रोल बताया है डायग्राम के साथ, उसके बाद इसने लिमिटेशन बताई है या क्या चैलेंजेस हैं वो बताया है। स्टेप अहेड देके इसने कंक्लूड किया, 4.5 नंबर अपने लिए लिख के गया। यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सेबी का जो भी है इंट्रोडक्शन, उसके बाद रोल बताया है, रोल ऑफ सेबी। अगर आप नीचे आओगे तो रेलेवेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट बता रहे हैं, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द डिमांड, राइट। यू कैन गो बियॉन्ड द डिमांड ओनली इफ यू हैव मेट ऑल द डिमांड्स प्रॉपर्ली, राइट। तो इन्होंने कीवर्ड्स को ढंग से नहीं समझा, राइट। इवैल्यूएट पूछा हुआ, लिमिटेशन नहीं बताया, वे फॉर नहीं बताया। अगेन शी हैज स्कोर्ड 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स, वेदर ही हैज स्कोर्ड 4.5 मार्क्स, ठीक है। तो जो मिथ है ना कि हैंड राइटिंग की वजह से नंबर आ जाएंगे अच्छे, तो डेफिनेटली एक इंप्रेशन होता है, बट आपका स्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा, आप डिमांड्स मिस कर रहे हो, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ के समझ नहीं पा रहे हो, तो दैट विल कॉस्ट यू मच मोर, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू इन GS2 जस्ट मेंटेन योर स्ट्रक्चर, मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रक्चर को, थीम डिमांड को सही से पकड़ रहे हो। थीम को हमेशा इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो, बॉडी को हमेशा आप डिमांड बॉडी में लिख रहे हो, और आप अगर लास्ट पार्ट चैलेंजेस है बॉडी का तो आप वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड कर रहे हो। इफ यू कैन मेंटेन दिस स्ट्रक्चर, कंटेंट के लेवल पे आप इस समय अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो भी रिवाइज करो उसको करो, तो स्ट्रक्चर को अच्छा से मेंटेन करो, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे ट्यून्ड विद सिविल IAS। थैंक यू।